गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है पौधों में परिवहन है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, परिवहन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पदार्थों का पौधों के एक भाग से पौधों के अन्य भागों तक पहुँचने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो कि पौधों के एक भाग से अन्य भागों तक पहुँचते हैं। पदार्थ जैसे कि जल। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यह जल पौधों के एक भाग से अन्य भागों तक परिवहन की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। दूसरा है पोषक तत्व। पोषक तत्व भी परिवहन की प्रक्रिया के द्वारा पौधों के एक भाग से अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तीसरा पदार्थ है ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का मुख्य योगदान होता है। यह ऑक्सीजन परिवहन की प्रक्रिया के द्वारा पौधों के एक भाग से अन्य भागों तक पहुंचती है। तीसरा है भोजन। हम जानते हैं कि भोजन से ऊर्जा मिलती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पौधों में इस भोजन का विसरण या परिवहन पौधों के एक भाग से अन्य भागों में परिवहन की प्रक्रिया द्वारा होता है। आदि पदार्थ हैं। परिवहन के प्रकार। परिवहन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है सक्रिय परिवहन और दूसरा है निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन को इंग्लिश में एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दूसरा है निष्क्रिय परिवहन, इसे इंग्लिश में पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पर पदार्थ अपनी कम सांद्रता का अर्थ होता है मात्रा, अपनी कम मात्रा से अधिक मात्रा की ओर गति करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा है निष्क्रिय परिवहन। यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। निष्क्रिय परिवहन के उदाहरण। निष्क्रिय परिवहन के उदाहरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला विसरण और दूसरा है परास्तरण। सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन यहाँ पर पदार्थ जैसे कि जल, भोजन का परिवहन पौधों के एक भाग से पौधों के अन्य भागों तक होता है। यह लंबी दूरी का परिवहन होता है। इस परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम की आवश्यकता होती है। जाइलम पोषक तत्व और जल को पौधों के प्रत्येक भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा है फ्लोएम। हम जानते हैं कि भोजन का निर्माण पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस भोजन को पौधों के एक भाग से पौधों के प्रत्येक भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। निष्क्रिय परिवहन के उदाहरण। सबसे पहला विसरण और दूसरा है परास्तरण। इस वीडियो में हम विसरण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है। इसका अर्थ यह है कि यह स्वयं द्वारा होती है। विसरण में पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसका उदाहरण है परफ्यूम। परफ्यूम की बोतल खोलने पर परफ्यूम के अणु अपनी अधिक सांद्रता यानी कि मात्रा से अपनी कम मात्रा की ओर गति करते हैं। इसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर विसरण में पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं। विसरण निष्क्रिय परिवहन का एक प्रकार होता है। यहाँ पर पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसीलिए विसरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण इन कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि अणुओं की सांद्रता, गतिज ऊर्जा, तापमान, दाब, विलेयता। अर्थात ये विसरण की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, यानी विसरण जो होता है इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा होता है विसरण जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अणुओं के आकार का। जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे विसरण की प्रक्रिया कम होती जाती है। यहाँ पर विसरण के होने की प्रक्रिया का क्रम दिया गया है।
सबसे अधिक विसरण गैसों के अणुओं में होता है और सबसे कम विसरण ठोस के अणुओं में होता है। इसका कारण यह है कि ठोस के अणु साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए ठोस के अणुओं में विसरण की प्रक्रिया कम होती है। विसरण के प्रकार टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। विसरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं कोशिका झिल्ली के द्वारा। हम जानते हैं कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यह कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड के बाइलेयर की बनी होती है। यहाँ पर पदार्थ जो होते हैं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फास्फोलिपिड की लेयर द्वारा गति करते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली के द्वारा। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर वाहक प्रोटीन, जिसे इंग्लिश में कैरियर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा पदार्थ गति करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के अणुओं का परिवहन होता है, जबकि सिंपल डिफ्यूजन में केवल छोटे अणुओं का परिवहन होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए गुजर रहे हैं और गति कर रहे हैं। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कैरियर प्रोटीन, जिसे हिंदी में वाहक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं। विसरण के फायदे। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। पत्तियों की सतह से अधिक पानी निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंस है डिफ्यूजन का, पोषक तत्व और जल मिट्टी द्वारा अवशोषित किए जाते हैं इस प्रक्रिया में और पौधों के प्रत्येक भागों में पहुंचाए जाते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में भोजन बनाने के लिए जल और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यह जल और पोषक तत्व विसरण की प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित होते हैं और भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। विसरण दाब इंग्लिश में से डिफ्यूजन प्रेशर के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा दाब होता है जो कि विसरण की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। यहाँ पर विसरण दाब के बढ़ने का क्रम दिया गया है कि विसरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किन पदार्थों में होती है। परफ्यूम में विसरण दाब सबसे अधिक लगता है, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल विसरित बहुत आसानी से होंगे, जबकि शहद में विसरण का दाब कम लगता है, यानी कि यहाँ के मॉलिक्यूल डिफ्यूज आसानी से नहीं होंगे, विसरित नहीं होंगे। ऐसे प्रेशर जो कि विसरण के दाब को बढ़ा दे, ऐसे प्रेशर को विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच।